हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रीड मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। चलिए बेटा, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट। आपको पता है सबसे पहले रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जिसमें क्या होती है, चीज़ें टूटती हैं। बेसिकली किसके एवोल्यूशन के लिए? ओटो के एवोल्यूशन के लिए, ओटो के रिलीज होने के लिए। आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्यों होता है? क्योंकि डाइजेशन होता है। डाइजेशन से क्या होती है, चीज़ें कॉम्प्लेक्स चीज़ें टूटती हैं और आपकी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ O2। इसी को कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब मेटाबॉलिज्म हो रहा है बेटा, ठीक है। एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म पढ़ चुके हैं, फिर से एनाबॉलिज्म को देखते हैं कि जो रेस्पिरेशन है वो कैसी प्रोसेस है। बताओ, एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म? फोटोसिंथेसिस कैसी थी? आपकी एनाबॉलिज्म थी। और रेस्पिरेशन कैसी होती है बेटा? आपकी कैटाबॉलिज्म होती है, क्योंकि यहाँ पे चीजें टूटती हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन बेटा एटीपी का रिलीज होता है। सेलुलर माने कि सेल के लेवल की पे बात कर रहे हैं बेटा, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके एटीपी का रिलीज होगा। ब्रेकिंग डाउन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। और कहाँ पे होता है बेटा? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में चीजें टूटती हैं। वहाँ पे कॉम्प्लेक्स मटेरियल को मतलब कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और इसी दौरान क्या रिलीज होता है? आपका एटीपी रिलीज होता है और NADPH रिलीज होता है। रेस्पिरेटरी सब्सटेंस क्या होता है बेटा? आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ा जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में थ्रू द ऑक्सीडेशन ऑफ कंपाउंड। इसी दौरान क्या रिलीज होती है? एटीपी रिलीज होती है, जिसको कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है बच्चे? ये होता है आपका करेंसी कॉइन, यानी हम इसको कह सकते हैं एनर्जी फ्यूल भी इसको कहते हैं, क्योंकि किसी भी प्रोसेस को, किसी भी रिएक्शन को कैरिड आउट होने के लिए एटीपी की जरूरत होती है, चाहे उसको हमें एडीपी में कन्वर्ट करना हो फर्दर, या फिर फर्दर उसको तोड़ना हो, या फिर फर्दर उसको यूटिलाइज करना हो। सो बेसिकली हमारी जो बॉडी में एनर्जी कॉइन क्या है बेटा? आपकी एटीपी है। एटीपी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है, आप पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में चीज़ों को ऑक्सीडाइज फॉर्म में तोड़ा जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में, जहाँ पे आपकी फर्दर शुगर्स बनती है और किसका रिलीज होता है? एटीपी और NADPH का। चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा, प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज। आपको पता है प्लांट्स के अंदर कोई परफेक्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स तो है नहीं, जैसे हमारे अंदर लंग्स है, ब्रोंका, ब्रोंकियल्स है, ट्रैकिया, ये सब है, वहाँ पे आपको कोई रेस्पिरेशन सिस्टम नहीं मिलेगा। ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैस एक्सचेंज नीड्स। आपको पता है कि हर प्लांट पार्ट कैसे करता है? अपनी खुद की टेक केयर करता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, कोई किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सब इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। इट डजंट शो ग्रेट डिमांड। ये कोई ज़्यादा बड़ी डिमांडिंग नहीं है बेटा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। हर हिस्सा अपने आप बॉडी, हर हिस्सा अपने आप अपने फंक्शंस को रेगुलेट करता है बच्चे। डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इज लार्ज प्लांट्स इज नॉट ग्रेट। जो डिस्टेंस होता है वो गैसेस के बीच में ज़्यादा होना चाहिए ताकि उसमें डिफ्यूजन प्रॉपरली हो सके। फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होता है? O2 को रिलीज किया जाता है लीव्स में और डिफ्यूज किया जाता है उसके अदर पार्ट्स में। रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड एंड वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। मतलब CO2 कितनी प्रोड्यूस हुई और O2 कितनी कंज्यूम्ड हुई, इसको कहते हैं हम रेस्पिरेटरी कोशेंट। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा? ऐसा रेस्पिरेशन जो एयर के प्रेजेंस में होता है, इसको हम कहते हैं, बहुत इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है। एयर की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। 3 तरीके से होता है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और टर्मिनल ऑक्सीडेशन। आपको पता है ये एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस है, तीनों की बात कर रही हूँ मैं। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद ऑक्सीजन एक्टिंग इज कॉल्ड टर्मिनल ऑक्सीडेशन। सबसे पहले टर्मिनल ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं? CO2 और वाटर में। चलिए नेक्स्ट आता है बेटा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस किसने दी थी? गस्तव ने दी थी, एम्पटन, ऑटो मेयरहॉफ एंड J पार्नस, इसीलिए इसको हम EMP पाथवे कहते हैं। देखो EMP, ठीक है, एम्पटन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। इट्स अ पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज और सिंपलर हेक्सोस सुगर इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया जा रहा है? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है। कैसे? कॉपी खोलो सब लोग, अपनी बुक्स खोलो NCERT की। यहाँ देखिए पेज नंबर 229, खोलिए सब लोग जल्दी से। आपको पता है ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल है बेटा, आपको इसमें यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे याद करना एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया गया, पहला स्टेप है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया गया। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट 6 कार्बन शुगर है, फ्रूट शुगर भी कहते हैं बच्चे इसको। यहाँ पे सेकंड स्टेप में कोई एटीपी एडीपी का यूज नहीं हुआ। थर्ड स्टेप में एटीपी को एडीपी में कन्वर्ट किया गया। ये पूछेगा एग्जामिनर कि एडीपी को एटीपी में कितनी बार कन्वर्ट किया गया।
फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट बेटा, फिर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल बनाए गए हैं जिन्हें हम आइसोमर्स भी कहते हैं, सेम होते हैं। आपका ट्राइस फॉस्फेटग्लिसरॉल्डिहाइड और आपका डाइहाइड्रोक्सी DHAP जिसे कहते हैं, दोनों कितने कार्बन शुगर है? 3 कार्बन शुगर है। यहाँ पे NAD पॉजिटिव को रिड्यूस फॉर्म में NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट किया गया। फिर 2 ट्राइस बाइफॉस्फेट यानी कि 3 कार्बन शुगर को हमने 3 कार्बन शुगर में कन्वर्ट किया जो है 2 ट्राइस पेंटोस। यहाँ पर ADP को ATP में कन्वर्ट करा जा रहा है। सबसे पहले एग्जाम में पूछ सकता है कि पहला स्टेप कौन सा है जहाँ पे आपका ADP को ATP में कन्वर्जन किया गया है। फिर आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है जहाँ पे H2O का इवोल्यूशन होगा। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बेटा, आपसे पूछा जाएगा कि कौन से दो स्टेप के बीच में H2O का रिलीज किया जाता है। 2 फॉस्फोग्लिसरेट से 2 फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट बनने के बीच में H2O को रिलीज किया जाता है, मार्क इट। 2 फॉस्फोफेनॉल पायरुवेट को फिर 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे ADP का इस्तेमाल किया जा रहा है ATP कन्वर्शन के लिए। तो बेसिकली एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को हम 2 पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। In animals cell like muscles during exercise when oxygen sufficient for aerobic respiration, pyruvic acid is reduced to lactic acid। सबसे important बात है एनिमल सेल है जैसे मसल्स क्या होता है, एक्सरसाइज के टाइम पे आप ऑक्सीजन ज्यादा लेते हो, हाफते हो, आपको पता है ये बात। तो वहाँ पे ऑक्सीजन की लिटरली इनसफिशिएंसी हो जाती है, एब्सेंस के तौर पे हो जाता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया जाता है बेटा। इसीलिए एंजाइम कहाँ पे यूज होता है? लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज ड्यू टू रिडक्शन बाय NADH2। इसीलिए कहते हैं जब आप जिम में जाएंगे आपके जिम ट्रेनर्स कहेंगे कि आप जितना कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज करोगे उतनी जल्दी आपका फैट डिजॉल्व होगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा। क्यों होगा बेटा? ऑक्सीजन की इनसफिशिएंसी है तो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन वहाँ पे कराना चाहेंगी मसल्स, और पायरुविक एसिड किस में रिड्यूस हो जाएगा? आपके लैक्टिक एसिड में। फर्मेंटेशन बाय ईस्ट पायरुविक एसिड। अब यहाँ पे देखो फर्मेंटेशन के दौरान क्या होता है, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है इथेनॉल और CO2 में। The enzyme involved is decarboxylases and alcohol dehydrogenases catalyzes the reaction। यहाँ पे फर्मेंटेशन दूसरी तरीके की है बेटा, यहाँ पे पायरुविक एसिड को देखो, वहां पे लैक्टिक मसल सेल में क्या हो रहा था, पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट किया गया। फर्मेंटेशन के दौरान पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट किया जाता है? इथेनॉल और CO2 में, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम जो यूज हो रहा है वो कौन सा? डीकार्बोक्सिलेजेस है और अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसेस है। आपको पता है बेटा बहुत कम एनर्जी यहाँ पे रिलीज होती है फर्मेंटेशन के दौरान। आपका ईस्ट अगर 13% से ज्यादा अल्कोहल हो गई तो वो क्या कर लेगा, अपने आप को पॉइजन कर लेगा और यहाँ पे ईस्ट किल हो जाएगी। क्रेब्स साइकिल पढ़ते हैं बेटा, डिस्कवर्ड बाय हेंस क्रेब इन 1940। इस साइकिल को TCA साइकिल भी कहते हैं क्योंकि इसका इनिशियल प्रोडक्ट क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है। यहाँ पे जो एसिटाइल CoA वो क्या एंटर करेगा? आपके साइक्लिक पाथवे में एंटर करेगा, जिसको हम TCA साइकिल या क्रेब साइकिल भी कहते हैं। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं बेटा। साइट्रिक एसिड वाला पेज खोलिए, पेज नंबर 232। आपको पता है बेटा पायरुविक एसिड को कहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है? आपकी क्रेब साइकिल में। हेंस क्रेब ने 1940 में डिस्कवरी की थी। देखिए यहाँ पे पायरुवेट 3 कार्बन शुगर है, सबसे पहले हमने ग्लूकोज को 2 पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया। अब यहाँ पे पायरुवेट को सबसे पहले एसिटाइल को एंजाइम A में कन्वर्ट किया, जिसको हमने TCA पाथवे में अब चालू कर दिया। तो सबसे पहले साइट्रिक एसिड, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा? साइट्रिक साइकिल भी इसको कहते हैं क्योंकि इसका इनिशियल प्रोडक्ट क्या होता है? साइट्रिक एसिड होता है, याद रखने का। साइट्रिक एसिड 6 कार्बन शुगर है बेटा, फिर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगा। इसी दौरान क्या रिलीज होती है? आपकी CO2। मार्क करिए इसको, CO2 कहाँ रिलीज हो रही है? सबसे पहले CO2 रिलीज हो रही है जब साइट्रिक एसिड को अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट किया जा रहा है। अल्फा कीटोग्लूटारिक को बेटा सक्सेनिक एसिड 5 कार्बन शुगर से 4 कार्बन शुगर में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर से CO2 रिलीज हुई है, NAD पॉजिटिव को NADH पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया गया है और GDP गुआनिसो इंडाफॉस्फेट को GTP में कन्वर्ट कर दिया गया है। सक्सेनिक एसिड के बाद मैलिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है बेटा। सबसे पहले यहाँ पे FAD का यूज जो हुआ है वो कहाँ हुआ है? सक्सेनिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्शन के दौरान यूज किया गया है। मैलिक एसिड को ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और फिर से साइकिल कंटिन्यू होती रहती है। तो आपको पता करना पड़ेगा बेटा कितनी बार NADH को NADH पॉजिटिव में कन्वर्ट किया गया, NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट किया गया, कहाँ पे FAD का यूज किया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, CO2 का एवोल्यूशन कितनी बार हुआ है? 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3rd स्टेप कहाँ पर हुआ है? ये आपको याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं टर्मिनल ऑक्सीडेशन। आपको पता है यहाँ पे क्या होगा बेटा? कैटाबॉलिक प्रोसेस से चीजों को तोड़ा जाएगा। जो हायर ऑर्गेनिक एसिड है, जो ऑर्गेनिक थिंग्स है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल चीजों में आ जाएगी, बेसिकली ऑक्सीजन में और वाटर में। इसी को कहते हैं हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन।
ETS चेन है बेटा, ये मेटाबॉलिक पाथवे है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को पास किया जाता है वन कार्बन टू दी अनदर इनसाइड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। याद रखना, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इसी को हम ETC और माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी या रेस्पिरेटरी चेन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द NADH प्रोड्यूस ड्यूरिंग द साइट्रिक एसिड, जो साइट्रिक एसिड में इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किए गए थे उसको क्या कर दिया जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज कर दिया जाएगा NADH डिहाइड्रोजनेज द्वारा। इंपॉर्टेंट एंजाइम है, याद करिएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर टू द यूबिक्विनॉन लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, यूबिक्विनॉन में, जो कहाँ प्रेजेंट है, आपके इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है बेटा। समटाइम्स एग्जामिनर पूछ लेता है कि यूबिक्विनॉन जो होता है वो क्या रोल होता है। तो यूबिक्विनॉन जो होता है आपके इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं FADH2 से, जो ट्रांसफर करते हैं साइटोक्रोम C तक। फिर ऑक्सीडेशन होता है एक NADH का, जिससे हमें 3 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं ATP के, और ऑक्सीडेशन होता है एक मॉलिक्यूल FADH2 का, फ्लेविन वाले का, और इसमें क्या मिलता है आपकी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलता है। इसमें कंफ्यूजन हो जाती है बेटा, कंफ्यूजन होना लाजमी है। इसमें क्या करना है, एक एक साइकिल एक एक पेज पे बना लेना और याद कर लेना। इसमें साइकिल ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज और कुछ ज़्यादा आता नहीं है। या तो आपका ज़्यादा चांसेस है कि आपका ग्लाइकोलाइसिस पूछेंगे लोग, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ लेना, रट लेना। उसके बाद सेकंड जो पॉसिबिलिटी है आपकी क्रैब साइकिल पूछ सकते हैं, ठीक है। ETS बहुत कम पूछते हैं, बट स्टिल याद कर लेना। नेक्स्ट है बेटा एम्फिबॉलिक पाथवे। आपको पता है एम्फिबॉलिक पाथवे क्या होता है। ग्लूकोज एक फेवर्ड सब्सट्रेट है, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज को फेवर किया जाता है। सारे कार्बोहाइड्रेट को यूजुअली ग्लूकोज पे कन्वर्ट किया जाता है बिफोर रेस्पिरेशन। फैट को तोड़ा जाएगा फैटी एसिड ग्लिसरॉल में, प्रोटीन्स को तोड़ा जाएगा अमीनो एसिड में, जो आगे क्रैब साइकिल में आपकी कंटिन्यू होती है। तो यहाँ पे ब्रेकिंग डाउन भी हो रहा है और यहाँ पे सिंथेसिस भी हो रहा है, मतलब कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म दोनों हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, एम्फिबॉलिक पाथवे। याद रखिएगा बेटा, एम्फिबॉलिक पाथवे क्या होता है, जहाँ पे कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों, ठीक है। तो आपके एम्फिबॉलिक पाथवे सिंथेसिस और डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन दोनों के कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं आपको। चलिए चैप्टर यहाँ पे खत्म हुआ बेटा। इंपॉर्टेंट चीज आपकी ये है कि ग्लाइकोलाइसिस एक बार अच्छे से पढ़ लो, क्रेब्स साइकिल लर्न कर लो, और ETS के चांसेस थोड़ा कम है। एम्फिबॉलिक पूछ सकता है आपसे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इसमें काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा चैप्टर से ज्यादा नहीं आता है, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए ऐसे ही और हमेशा खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।